आई थिंक केरला स्टोरी अगर मुश्किल था तो ये उससे और भी है। एक सीन में वो ट्राइबल औरत के हस्बैंड को टुकड़ों में काटा है बिकॉज उन्होंने फ्लैग हॉइस्ट किया था। भारत का झंडा वहाँ लहराना मना। उनके हस्बैंड को 32 टुकड़े में काटा गया उनके आंखों के सामने। उनको बोला गया कि आप ये इनकी जो बॉडी से जो खून निकला है वो खून से दीवार पोतो। कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको मेंटली थोड़ा विचलित कर सकते हैं। ये फिल्म का जो रिसर्च है ना, जितना मेरा उम्र है उतना ही साल मैंने रिसर्च किया। हम दंग रह गए ये सुन के कि एक यंग औरत 7 महीने की प्रेगनेंसी तक अपने देश के लिए अपने बच्चे से ज्यादा उस एनकाउंटर को इम्पोर्टेंट देती है। और मारा ऐसे नहीं है कि आए गोली मारती, पकड़े, एक आंख निकाला, आधा घंटे बाद और एक आंख निकाला। तो लोग देखेंगे, ऑफ कोर्स उनको भी डिस्टर्बेंसेस होगी, पर वो डिस्टर्ब आपको होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से तीनों की टीम से मिलने की कोशिश मैं कई महीने से कर रहा था, क्योंकि जो आपकी पिछली फिल्म आई थी दैट इम्पैक्टेड मी अ लॉट, बट उस वक्त हमारी मुलाकात हो नहीं पाई थी। बट वो है ना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो दैट ब्रॉट यू गाइज हेयर। वी ट्राइड ऑल्सो, मैंने सर को भी बड़े सारे मैसेज किए बट ही वॉज ऑल्सो वेरी बिजी। आई ट्राइड योर टीम ऑल्सो, नहीं हो पाया। बट उस फिल्म का इम्पैक्ट ऐसा था कि आई रियली वॉन्टेड कि आप लोगों से बातचीत की जाए, और यू ब्रॉट अनदर वेरी क्या कहूँ कि इम्पॉर्टेंट स्टोरी। यस, एक्चुअली इसी वजह से हम किसी के संपर्क में नहीं रह पाए, क्योंकि आप सोचिए कि केरला स्टोरी रिलीज़ होने के 9 महीने में हम दूसरी फिल्म लेके आ गए हैं। तो ये बहुत टफ था, पर ज़रूरी भी था। इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम नहीं, आप ही मतलब के नहीं, किसी के संपर्क में नहीं थे। उस फिल्म के जरिए जो आपने दिखाया या जो मतलब हमें पता लगा, उसके लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू। मतलब वो फिल्म जो है वो मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, और सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है। एटलीस्ट जिनकी फैमिली है या जो भी, मतलब मुझे लगता है वो एक ऐसी फिल्म है जो शायद आपको मेरे जैसे पता नहीं हजारों लाखों फीडबैक मिले होंगे उस फिल्म को लेकर। नहीं, आप लोगों की रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने तो बनाया था, लेकिन उसके बाद 9 महीना मीडिया में परसिस्ट करना और सोशल मीडिया में परसिस्ट करना, आज भी इंडिया की कोई कोने में इस तरह की कोई इंसिडेंस होता है तो जरूर सनशाइन पिक्चर, सुदीप्त सेन एंड आदर्श शर्मा को टैग किया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लेटली ऐसा कोई सिनेमा आए जो रिलीज की 9-10 महीना बाद भी इस तरह लोगों के मन में रह जाए और इम्पैक्ट करे। तो इसमें आप लोगों की रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी जब रिसर्च कर रहा था, आप लोगों के इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें केरला स्टोरी के इंटरव्यूज आ रहे थे, केरला स्टोरी की के वीडियोज आ रहे थे कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ये सब हुआ। सर, उस फिल्म ने एक इम्पैक्ट छोड़ा जो आई थिंक आपके भी शायद जब लिस्ट बनेगी आपकी फिल्मों की, तो आई थिंक टॉप 5 में उसको जगह ज़रूर मिलेगी आप सबकी फिल्मोग्राफी में। बट ये जो कहानी है उसके बाद फिर हार्ड हिटिंग ये कहानी एकदम से 9 महीने में बनाने का आइडिया कैसे आया, या पहले से आइडिया था, काम चल रहा था, या उसके बाद शुरू किया? नहीं, एक्चुअली ये दोनों विषय हम बनाएंगे ये पहले से तय था। और एक संभावना ये भी थी कि हम केरला स्टोरी से पहले ये बनाने वाले थे, लेकिन फिर केरला स्टोरी जल्दी तैयार हो गई लिख के, तो हमने वो बनाने का फैसला किया। तो ये पहले से तय था कि ये दोनों ही फिल्में बनाएंगे। उसका एक रीज़न ये है कि जैसे सुदीप्तो दादा ने मुझे एक रिसर्च दिया था इस फिल्म के बारे में, तो हम सबको पता है कि बस्तर में 76 जवानों को शहीद किया गया, और वो बहुत बड़ी घटना थी। उस पर पूरे देश में बहुत बवाल भी हुआ। हमें ये भी पता है कि जेएनयू में उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, जो कि बहुत ही दर्दनाक था कि हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऐसे सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो देश के अगेंस्ट, हमारे जवानों के अगेंस्ट इस तरीके का सेलिब्रेशन करते हैं। बड़ा दुख भी होता था। लेकिन उस रिसर्च में और भी बहुत कुछ था। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें एक 4 महीने के बच्चे को आयन के सलिए से मार दिया गया। एक रिपोर्ट मैंने देखी कि 8 बच्चों को अपनी माँओं से छीन के आग में जिंदा जला दिया गया। हमारे और बहुत सारे पुलिस एनकाउंटर, सीआरपीएफ एनकाउंटर, कभी 52 जवानों को शहीद किया, कभी 36 जवानों को, कभी 10, कभी 8। मतलब एक रिलेंटलेस हिंसा
और माइंडलेस किलिंग का एक दौर चल रहा है। और ताज्जुब इस बात का है कि मैं वैसे काफ़ी अवेयर रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझ तक भी ये बात पहुँची नहीं थी। अदा आपके लिए मेंटली कैसा रहा? मतलब केरला स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत हैवी फिल्म थी। ये भी जितना हम ट्रेलर में देखा और सर की बातें सुन के कि आपने जाहिर है वो रिसर्च, हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा, आपने ये जो रिसर्च है इससे अलावा भी बहुत कुछ होगा जो शूट किया होगा। तो हाउ हैज़ बीन योर मेंटल स्टेट थ्रू आउट दिस फिल्म? आई थिंक केरला स्टोरी अगर मुश्किल था तो ये उससे और भी है। आप जब फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा जो इंसिडेंट्स है, जितने ब्रूटली लोगों को हमारे जवानों को मार दिया गया है, ट्राइबल लोगों पे अत्याचार किया। जैसे एक सीन में वो ट्राइबल औरत के हस्बैंड को उनको टुकड़ों में काटा है बिकॉज उन्होंने फ्लैग हॉइस्ट किया था। एंड दिस इज़ अ ट्रू इंसिडेंट। सुदीप्तो सर भारत का झंडा वहाँ लहराना मना है। तो सुदीप्तो सर मिले हैं उनसे, द रियल वुमन से। तो ऐसी कहानियाँ अगर आप सुनेंगे तो मेंटली ऑफ कोर्स आप डिस्टर्ब हो जाओगे, बट डिस्टर्ब होना भी चाहिए। एंड जो लोग देखेंगे ऑफ कोर्स उनको भी डिस्टर्बेंसेस होगी, पर वो डिस्टर्ब आपको होना चाहिए अगर आपके देश के अंदर ये सब हो रहा है जो आपको पता नहीं है। मुझे नहीं पता था ये फिल्म के पहले, एंड आई एम श्योर इट विल बी एन आई ओपनर बहुत सारे लोगों के लिए। आई होप कि और लोग बहुत सारे लोग देखें, जिन्होंने केरला स्टोरी देखी वो भी देखें। एंड जो केरला स्टोरी में लोगों का एक यही था कि शालिनी ने बदला नहीं लिया। यार क्यों बदला नहीं लिया शालिनी ने? शालिनी बदला लो, ऐसे चैंट्स थे थिएटर में। तो आई थिंक वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे इसमें। मैं स्टार्ट टू फिनिश बदला ले रही हूँ। एंड हाँ, लाइक आई सेड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है जो ये फिल्म दिखाएगी। देखे बस। दादा, जब आपने रिसर्च की इस फिल्म पे, जाहिर तौर पे कई इंसिडेंट ऐसे आए होंगे जो अभी तो मैंने खैर कुछ नमूने सुने, तो कौन सा ऐसा सामने आया कि जिसको लगा कि मतलब यार आप रोंगटे खड़े हो गए, आप एकदम मतलब घिन आ गई कि ऐसा ये फिल्म का जो रिसर्च है ना, जितना मेरा उम्र है उतना ही साल मैंने रिसर्च किया, इतना मान सकते हैं। क्योंकि ये मूवमेंट जहाँ से शुरू हुई थी उससे 40 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मेरा जन्म हुआ था। तो मेरा बड़ा होना, मेरा ग्रोइंग अप और इस मूवमेंट की इवोल्यूशन ऑलमोस्ट पैरेलल ही चला। लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट्स है जो मैं आंख बंद करता हूँ तो अभी भी मेरे आंखों के सामने आता है। बस्तर की एकदम साउथ, छत्तीसगढ़ की साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम है बीजापुर। बीजापुर की एकदम टिप में, एकदम लोअर टिप में एक जगह है कुटरू। कुटरू में एक ऑर्फेनेज है जहाँ पे मैं 2 बार गया, और अभी शायद 450 के करीब बच्चे हैं वहाँ पे। वो बच्चे हैं जिनकी माँ बाप को, दोनों को, इन बच्चों के आंखों के सामने मार डाला गया। और मारा ऐसे नहीं है कि आए गोली मार दी, पकड़े, एक आंख निकाला, आधा घंटे बाद और एक आंख निकाला, 1 घंटे बाद एक कान काटा, 1 घंटे बाद जीभ काट लिया। ऐसे काटते 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 बाय द टाइम इट इज इवनिंग उसको गोली मार के उसका जान निकाल के चले जाते थे। और ये सारे दहशत वाले जो आपको अभी जो फीलिंग हो रहा है, ये सारे बच्चे वो सब देखे। इनके बारे में तो सुना था मैंने, इन बच्चों के बारे में। जब मैं जाके देखा ना, उनकी आंखों के आंख नहीं मिला पा रहे थे। लगता था कि हम उसकी माँ बाप को हमने मारा, हमारी सोसाइटी ने मारा, हमारी सिविलाइजेशन ने मारा, हमारी देश ने मारा। इन बच्चों का क्या कसूर था? उन बच्चों से जब उनकी माँ, और उन बच्चों को जब हंसते हुए देखते हैं, मुझे मालूम है, मैं वो लोग खाना लेने के लिए लाइन पे खड़े हैं और उनको बोल दिया गया है कि बजाना होता है, चम्मच और प्लेट को बजाना होता है। खुशी खुशी ये लोग बजा रहे हैं। मैं सामने जाके उनको ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रहा है। पता है, आप तो जर्नलिस्ट है, आप शायद जाके पूछेंगे, अच्छा बेटा तुम्हारे पापा को कैसे मारा गया था? वो खुशी खुशी बोल भी देगा, इसलिए कि उनके लिए तो जिंदगी खत्म हो चुका था, एक नया लीज ऑफ लाइफ उनको मिल रहा था। तो ये जो बच्चों की जो शक्ल है ना, या जो आधा अभी मेंशन की कि एक महिला है जिनकी हस्बैंड ट्राई कॉलर होस्ट करने के लिए उनके हस्बैंड को 32 टुकड़े में काटा गया उनके आंखों के सामने। उसके बाद उनको बोला गया कि आप ये इनकी जो बॉडी से जो खून निकला है वो खून से दीवार पोतो, दीवार को रंगो। तो उसको कराया गया, दीवार को रंगा गया उसकी हस्बैंड की ब्लड से। उसके बाद उसकी बॉडी को सर पे लेके वो 13 किलोमीटर चल के अपने गांव पहुंचते हैं।
कब्र खुद खोदते हैं, क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे थे जिनमें एक बच्चे को लेके चले गए थे फौज। ऐसे दिल दहलाने वाले, आपको तोड़ने वाले ऐसे चीजें मेरे दिमाग में है। तो विपुल जी को जब मैंने इसके बारे में बात हुई हमारी, विपुल जी को कुछ सेकंड लगा बोलने के लिए कि दादा ये दोनों फिल्म हम एक साथ करेंगे। तो अ, हर दिन एक युद्ध होता था वहाँ पे, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, एक नया सच्चाई के साथ रूबरू होता था। सर सुन के ही एक क्या कहूँ कि एक ऐसी घिन सी आ रही है या अंदर से गुस्सा आ रहा है। तो फिल्म में इस तरह के कितने सीन होंगे, मतलब कि इस तरह का कुछ होगा कि भाई हम आंखें बंद कर लेंगे कि बस हम नहीं देख पा रहे? नहीं, देखिए, ये हम मानते हैं कि ये थोड़ी डिस्टर्बिंग फिल्म है और कुछ ऐसे सीन हमने भी कुछ सीन रखे हैं जो हमें रखने ही थे, लेकिन हमने ध्यान रखा कि हम फिल्म को ऐसी ना बना दें कि लोग देखते वक्त कितना भी इम्पोर्टेंट विषय हो, अगर आप देख ही नहीं पाएँ, बर्दाश्त ही ना कर पाएँ, तो फिर फिल्म आपके लिए वो देखना नामुमकिन हो जाता है। तो वो मात्रा हमने ध्यान में रखी है। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको मेंटली थोड़ा विचलित कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, पर वो डिस्टर्ब होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसी एक ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ हमारे को ऐसी ब्रूटैलिटी, ऐसी ह्यूमन ट्रेजेडी का सामना नहीं करना पड़ता। पर ये जो लोग हैं, ये बेचारे, इनके पास कोई पावर नहीं है, किसी तरीके से ये इनको लड़ नहीं सकते हैं। अच्छा अदा, जैसा सर ने बताया कि शूटिंग भी आपने जंगलों में की, वहाँ वैनिटी ले जाना बड़ा मुश्किल था। नॉर्मली एक्टर्स के आसपास बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, तो शूटिंग कितनी टफ रही एक आम फिल्म से, या कोई ऐसा वाकया शूटिंग के दौरान हुआ जो दिमाग में छप हाँ, गया हम रहेगा? लोग बहुत अंदर अंदर थे जंगलों में, बट शूट होने से पहले मैं वो सीआरपीएफ लड़कियों से मिली थी जो रियल लाइफ सीआरपीएफ है, और वो इतना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कंट्री के लिए, वी डोंट नो। उन्होंने रियल लाइफ उनकी स्टोरीज मेरे साथ शेयर की। वो एक बैकपैक में सारा सामान लेके जाते हैं, दैट विल बी लाइक 6 किलोज। यू डोंट नो कितने दिन के लिए आप जंगल में रहने वाले हो। गन्स, एम्यूनिशन एंड ऑल वो सेपरेट रहता है यहाँ पे। तो योर होल बॉडी के ऊपर अराउंड 18 किलोज वो लोग चल 18 to के जा 20 रहे हैं, किलो कैरी 18 to करते हैं। 20 किलोज। उसके बाद कभी कभी नदी को पार करके फिर आपको वो उस साइड पे जाना है। मतलब आपके पूरे कपड़े भीग गए, यहाँ पे थोड़े से हम लोगों के सॉक्स भीग जाते हैं, एंड वी से अरे सॉक्स भीग गए, मुझे सर्दी आ जाएगी, अभी पूरे दिन गीले गीले। वो गीले कपड़ों में अभी वो लोग चेंज नहीं कर सकते, कितने कपड़े सब लेके आ सकते हैं। इंस्टेंट नूडल्स, कुछ बार्स, कुछ पैकेट्स ऑफ खाना वो लोग रखते हैं इन वो बैकपैक में। तो उनके लिए उनकी स्टोरी सुन के कभी कभी बाथरूम नहीं जा सकते वो लोग कितने घंटों के लिए, बिकॉज वो एक पेड़ के पीछे या एक रॉक के पीछे छुपे हैं और टारगेट के लिए ये कर रहे हैं, और कहीं से भी फायरिंग हो सकती है और उनकी जान जा सकती है। वो थोड़ा भी आवाज़ वो लोग करेंगे ना उनके शूज़ से, वो ड्राई लीव्स के ऊपर, सूखे पत्ते के ऊपर, तो फिर उनको वहाँ से आवाज़ किसी को सुनाई देगा और वो लोग ये हो जाएंगे। तो मैं उनके साथ रही काफ़ी दिनों के लिए, उनके साथ ट्रेनिंग भी मैंने किया। तो उसके बाद ना लगा कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ, और वैनिटी वैन सब थे हमारे, ऑफ कोर्स दूर थे, वी कुडंट टेक इट इनटू द जंगल, बट हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। हम लोग लद्दाख में भी हम लोग ने केरला स्टोरी जब शूट किया, आई थिंक विपुल सर और आशन वो लोग रखते हैं पूरी एमिनिटीज़। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है एज एक्टर्स कि सब है, वो रियल लड़कियों का आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो मेरे लिए एक्चुअली आई फेल्ट कि जो भी मिल रहा है बहुत ये मिल रहा है, बिकॉज रियल लाइफ में आप जब फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किल सिचुएशंस में इनको रहना पड़ता है, और वो लोग ये कर रहे हैं बिकॉज उनको देश से प्रेम है, हमारे लिए कर रहे हैं। एक बहुत ही सेल्फलेस चीज़ है आई थिंक। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। हम जब वहाँ गए थे तो दंतेश्वरी फोर्स नाम का एक फोर्स बना है, लड़कियों का पूरा यूनिट है। उसमें एक महिला ऑफिसर, वो इतनी कमिटेड थी टू द कॉज कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी 7 महीने तक अपनी पूरी टीम से छुपा के रखी, और वो 7 महीने की प्रेगनेंसी तक वो जंगलों में जाके इस तरीके के एनकाउंटर ऑपरेशंस करती थी, जान का खतरा भी उठाती थी। हम दंग रह गए ये सुन के कि एक यंग औरत 7 महीने की प्रेगनेंसी तक अपने देश के लिए, अपने बच्चे से ज़्यादा उस एनकाउंटर को इम्पोर्टेंट देती है। कभी भी एक गोली लग सकती है, आप कितने भी बहादुर हों, कितने भी शार्प हों, एक कोई गलत मिसफायर्ड गोली भी आपको लग सकती है।
लेकिन वो तो ऐसी लड़कियां हैं। और उस जंगल में आप अगर चलेंगे ना, इतना ऊबड़ खाबड़ रॉकी एरिया है कि आप पैर में आपके मोच आने को एक छोटा सा ट्विस्ट होगा और आपका एंकल गया। इतने डिफिकल्ट टेरेन, अंदर इतने कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, पता नहीं क्या क्या, उसके बीच में 48 आवर्स 72 आवर्स तक कॉम्बिंग ऑपरेशन करना। और पूरा एक फोर्स है, 5000 लड़कियों के आसपास कुछ संख्या है। दे आर द फ्रंट लीडर इन दिस। तो आप सोचिए कि क्या लड़कियां हैं, क्या औरतें हैं जो इतनी बहादुरी से करती हैं। तो इट जब हम गए तो वो ओवरवेलमिंग था फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो हमारी फोर्स की लड़कियों को देख के हमको भी बहुत गर्व फील होता है। अदा कुछ आपको कुछ चोट वोट लगी, कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि जाहिर है इस तरह की फिल्में जब भी शूट होती हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, एक्चुअली इस फिल्म में नहीं, नहीं हो। सिर्फ मेरा बैक थोड़ा ये होता था हाँ, बिकॉज हेवी मैं यूज टू गान। नहीं Weight की हूँ वजह वेट से। ट्रेनिंग का। मैं बहुत फिट हूँ, आई वुड लाइक टू थिंक, एंड मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ एंड ऑल। पर मैं वेट ट्रेनिंग में मैंने वेट्स कभी नहीं उठाया, और वो गन्स बहुत हैवी थे, 6-8 किलो के थे। एंड ऐसे ही उठा के वो वाला एक्शन नहीं है, रोल करना है या सडनली झक के सडनली जर्की मूवमेंट्स करने। तो उसमें थोड़ा, बट आई एम रियली आई फील कि हम लोग ब्लेस्ड थे बिकॉज किसी को कुछ नहीं हुआ। और बहुत ही मुश्किल सीन्स थे। एक बार वो पहाड़ से नीचे उतरना था पूरे अंधेरे में, एंड मेरे पीछे वो 40 और बॉयज़ वर देयर एंड दे सेड कैसे उतरेंगे, दे आस्क्ड मी, सो आई आस्क्ड सुदीप तो सर से कैसे उतरेंगे, ही सेड नहीं नहीं यू विल डू इट, कर लो। तो उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें की। आई थिंक अगर आपके मेकर्स ट्रस्ट करते हैं आप पे, तो आप वो भी चीज़ें कर सकते हो जो आप खुद नहीं सोच सकते हो कि मैं शायद कर पाऊँ कि नहीं, बिकॉज सामने वाला इतना ट्रस्ट रख रहा है कि कर लोगे, इजीली कर लो, सो यू फील कि हाँ हो जाएगा। दादा आपके लिए सबसे मुश्किल क्या रहा इस फिल्म में? कहानी तो आपने कहा कि भाई मैं बचपन से ये सब देखता आ रहा हूँ, इंसिडेंट्स आई थिंक आप फेमिलियर थे। नहीं, ये फिल्म में ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं आए क्योंकि विपुल जी शुरू से ही थे। केरला स्टोरी के लिए टाइम पे विपुल जी को ढूंढना पड़ा था, लेकिन इस फिल्म में ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड किए थे ये दोनों फिल्म करेंगे। और विपुल जी थे, विपुल जी इंडस्ट्री में इतने दिन से है, तो हर मुश्किल इजी हो जाता था। जैसे आदा ने बोले मतलब कोई भी डायरेक्टर के लिए सनशाइन पिक्चर जैसे कंपनी विपुल जी की गाइडेंस में काम करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब तकलीफें था, मेरे दोनों पैर पे चोट लगा था, एक पैर में फ्रैक्चर था, एक पैर में घुटने में सबके वो सब चोट्स नीज उनको ही लगते अच्छा, हैं। मतलब हाँ। एक्ट्रेस को नहीं लगा, डायरेक्टर को लगा। नीज का डिसलोकेशन हो गया था। वो दोनों पैर में मैं ब्रेस लगा के शूटिंग की है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन 400-500 लोगों की यूनिट है और उस यूनिट में इतने मेहनत कर रहे हैं सब लोग, और बहुत ही हॉस्टाइल लैंडस्केप था। हॉस्टाइल लैंडस्केप ऐसी बहुत पथरीले और जंगल, घना जंगल और अनड्यूलेटेड लैंडस्केप, पहाड़ थे। तो लॉजिस्टिकल इश्यूज था, लेकिन द कंफर्ट वाइज हमारी प्रोडक्शन इतने अच्छा था कि कोई सच प्रॉब्लम नहीं होगा। 52 मतलब 47 प्लस 7 52-53 डेज की जो शूट था, एकदम जॉय राइड था एक्चुअली हमारे लिए। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन फिल्मों में ये होती है कि आपका यूनिट आपके साथ होना चाहिए। बिल्कुल। और जब ये हमारे फिल्म यूनिट्स की एक खूबसूरती होती है, जो मुझे लगता है एक हर ह्यूमन जो अच्छे इंसान होते हैं उनकी एक खूबसूरती होती है कि जितना टफ शूट होता है उतने वो यूनाइटेड होते हैं, उतने वो अपना इंड्योरेंस लेवल बढ़ाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, तकलीफ़ है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये अचीव करना है और हम हंसता मुंह रख के फुल स्पिरिट के साथ काम करेंगे। तो पूरा यूनिट जो जब एक साथ ऐसे मिल जाता है ना, चाहे हमारे डीओपी हों, चाहे हमारे साउंड वाले हों, चाहे एक्शन डायरेक्टर हों, एक्शन बॉयज़ हों, दे ऑल केम टुगेदर एज वन वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट। तो फिर अभी हमारे यूनिट में एक रूल है कि हम नॉनवेज नहीं सर्व करते। अच्छा। ये मेरा एक रूल है। और मेरे सारे फाइटर्स जो हैं वो कंपलसरी नॉन वेजिटेरियन हैं। लेकिन वो फिल्म की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो भी वेजिटेरियन बन जाते हैं हमारे साथ 25, 30, 40 दिन जो भी वो शूट करते हैं। तो पूरा यूनिट कुछ ना कुछ अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करता है, सेक्रीफाइस करता है, एंड दे वर्क हैप्पीली इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस। तो तब जाके ये फिल्म बनती है। ये फिल्म उनके कोऑपरेशन के बिना ना दादा कंफर्टेबल होंगे, ना अदा कंफर्टेबल होगी, या कोई और आर्टिस्ट, कोई नहीं। तो
आई थिंक द यूनिट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि वो जिस तरीके से साथ में आते हैं। और मेरे जो को प्रोड्यूसर है आशीन शाह, वो बहुत मेहनत करते हैं टू कीप एवरीबडी हैप्पी टुगेदर। वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि एवरी फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड। तो बट ओवरऑल आई थिंक इट्स द टीम स्पिरिट दैट काउंट्स। मतलब हमने क्या करते हैं कि केरला स्टोरी में भी और इसमें भी, जैसे मैं और विपुल जी कोई सब्जेक्ट से एक्साइटमेंट लेते हैं, सब्जेक्ट को समझते हैं, उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, वो इमोशनल जो जो इश्यूज थे, जो जो इमोशनल पॉइंट्स थे, वो हम कोशिश करते हैं थ्रू द डिस्कशन उनको भी पार्कुलेट किया जाए, उनके अंदर भी स्प्रेड हो। तो कुछ कुछ ऐसे सीक्वेंस है जब बहुत इमोशनल शॉट्स लिया जा रहा है, आप मतलब आधा यूनिट के आंखों में भी आंसू आता है, उनको मालूम है कि हम शूट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे वर इन अ मॉइस्ट आइज। सो ये एक बहुत सुंदर एक मिसाल है टीम वर्क की। 400-500 लोग, कुछ कुछ एक सीक्वेंस में तो 600 एक्स्ट्रास थे, तो मतलब 700-800 लोगों की यूनिट हो जाता था कभी कभी। तो लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथली हो गया था। अच्छा अदा, जब आप केरला स्टोरी जैसी फिल्म करते हैं, बस्तर जैसी फिल्म करते हैं, उसके बाद कैरेक्टर्स चूज करना कितना टफ हो जाता है? बिकॉज नाउ आप कहीं ना कहीं एक ऑडियंस भी आपको एक ऐसे लेवल पे देखती है कि भाई अदा शर्मा इफ शी इज़ डूइंग सम फिल्म, तो वो मेरी पहली फिल्म से ही लोगों ने मुझे कहा कि हॉरर फिल्म से स्टार्ट मत करो, आप एक खूबसूरत लव स्टोरी करो और एक एकदम सॉफ्ट वाला खूबसूरत लगो। बट जब मुझे 1920 का एक्चुअली उन्होंने मुझे चुना था, बट व्हेन आई गॉट टू नो व्हाट इट इज़, आई वाज डाइंग टू डू इट बिकॉज आई सेड ये कुछ अलग है। एंड कभी कभी एक्ट्रेसेस अपना पूरा करियर भी कर लेती है और ऐसे फिल्में नहीं मिलती है उनको, ऐसे रोल्स। तो मैं बहुत खुश थी एंड मैंने 1920 कर लिया था। उसके बाद लोगों ने कहा ये सिर्फ शायद हॉरर ही कर सकती है, पर लोगों का परसेप्शन चेंज करना बहुत इजी है। आप नेक्स्ट कुछ और एक फ़ोटोशूट कर लो और चेंज होता है। तब मुझे इंस्टाग्राम नहीं था और मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, बिकॉज एज टू ऑलवेज से मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, तो मुझे नहीं रखना है। अब मुझे समझ में आया कि मैं प्राइवेट हूँ, इसलिए सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर मुझे रियल इंटरेक्शंस नहीं करने हैं और मैं सोशल मीडिया के थ्रू शायद कर सकती हूँ। बट उसमें जब लोगों ने मुझे देखा 1920 में, आई थिंक ऑडियंस ने तब से ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो करेगी ऐसी चीज़ें। सो आई हैव नेवर हैड अ थिंग ऑडियंस के तरफ से। मैं जो भी रोल्स करूं, कमांडो में भी हम लोग ने जब कमांडो 2 और 3 में विपुल सर ने वो तेलुगु एक्सेंट डिसाइड किया, तेलुगु हिंदी। एंड वो काफ़ी एक अजीब था, बिकॉज कुछ लोगों ने देखा एंड दे सेड नहीं नहीं हिंदी मूवी है, वो ऐसे बात करेगी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट ऑडियंस ने बहुत, अभी भी वो मीम्स और भावना रेड्डी के जो डायलॉग्स है वो रील्स में लोग बना के ये करते हैं। सो आई थिंक लोग बहुत ही एक्सेप्टिंग है मैं जो करती हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट दैट। एंड केरला स्टोरी में भी अलग एक किरदार था हिंदी मूवी के लिए, लोगों ने बहुत स्वीटली एक्सेप्ट किया। इसमें भी जब से ट्रेलर है, लुक भी अलग है, ये भी है, आई मीन डायलॉग बाजी भी है और बहुत अलग कैरेक्टर है। मैंने नहीं किया, पर ऑडियंस की तरफ से कभी ये नहीं हुआ। एंड उन दोनों के बीच आई डिड सनफ्लावर सीज़न 2। उसमें मैं एक बार डांसर हूँ एंड एक मर्डरर हूँ उसमें तो वो एक फिक्शनल स्पेस में है, तो आई वाज आल्सो अ लिटिल दिस थिंग। आई थॉट लोगों को, पर अपनी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि एक्टर एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स दे वुड लाइक टू सी मी डूइंग फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। आई ट्राई टू डू बोथ, होपफुली लोग मुझे ऑफर करें ऐसी इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, लास्टली जब भी इस तरह की कोई फिल्म बनती है, आप केरला स्टोरी बना लीजिए, कश्मीर फाइल्स बना लीजिए, बस्तर बना लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक धड़ा ये ज़रूर बोलेगा ये कोई एजेंडा है, ये कोई प्रोपागेंडा है। मतलब आप आजकल तो खैर नॉर्मल भी बना लीजिए तब भी बोल देंगे। तो उस तरह की जब बात कोई करता है या करेगा, उसके लिए आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है। मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ ताकि मैं तो सिर्फ सुनता हूँ, सोशल मीडिया का वर्ड है आजकल कि मतलब कहीं से भी वो, मतलब मैंने क्या बताया ना कि एक लाइन आप लिख दीजिए, आज बहुत अच्छा दिन रहा, उस दिन शायद आप के साथ कुछ अच्छा हुआ हो, मोदी जी ने कुछ अच्छा किया हो, राहुल गांधी ने कुछ अच्छा किया हो, शाहरुख खान ने कुछ अच्छा, वो सबको जोड़ देंगे लोग। नहीं, देखिए, प्रोपोगेंडा वही लोग बोलते हैं जिन्हें आप जब एक्सपोज करते हो और उनके पास उस सच का जवाब देने के लिए कुछ लॉजिक नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, तो वो ऑडियंस को, लोगों को भटकाने के लिए एक डिस्क्रेडिट करने का कैंपेन शुरू करते हैं कि ये प्रोपोगेंडा फिल्म है।
प्रोपोगेंडा का मतलब क्या है ये आज तक मुझे भी नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि 80% लोगों को पता है, लेकिन एक वर्ड है जो लोगों के दिमाग में घूम रहा है। पर ये सिर्फ तभी होता है जब तथ्य नहीं होते। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वहाँ रास्ते नहीं बनाने दिए जा रहे, ये सच है या नहीं है? वहाँ पे 76 जवान मरे थे या नहीं मरे थे? जेएनयू में सेलिब्रेशन हुआ था या नहीं हुआ था? आप हमारी फिल्म के किसी भी तथ्य को लेके अगर मेरे से बात करेंगे तब तो मैं लॉजिकली आपके साथ एंगेज कर सकता हूँ। अगर आप सिर्फ कहेंगे कि प्रोपोगेंडा है तो क्या कहूँगा। लेकिन आप एक खूबसूरती देखिए, केरला स्टोरी के अगेंस्ट एक टारगेटेड कैंपेन चला के 32,000 का आंकड़ा कहाँ से आया, सब गलत है, फलाना है, ढिमकाना है। हमने 32,000 के आंकड़े को लेके एक 16 मिनट का वीडियो 6 जून को यूट्यूब पे डाला है, जो आज भी अवेलेबल है। और वो वीडियो डालने के बाद उसमें हमने पूरा डिटेल काउंट दिया कि कैसे ये 32,000 का आंकड़ा पहुँचे हम। और उसके बाद हमने न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट किया कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर प्लीज़ डिबेट कराइए। तो उनका 2 दिन के बाद हमें जवाब आया कि सामने वाले जो लोग हैं वो इस पे डिबेट नहीं करना चाहते। तो वो उन्होंने इस बात को क्योंकि इस पे इतनी चर्चा नहीं हुई तो ये इशू थोड़ा दब गया, वो वीडियो दब गया। पर अगर आप कह रहे थे कि हम प्रोपोगेंडा हैं तो हमें झूठा साबित करते हैं कि ये 32,000 का आंकड़ा गलत है। बिल्कुल। इस बार एक और खूबसूरती ये हुई है कि सबके मुंह बंद है, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई नहीं कह रहा है। उस वीडियो का असर तो नहीं है कि हो दोबारा सकता है वीडियो ले आएंगे कोई? कि हम तो ले आएंगे और हम तो लाएंगे। अगर आप हमें ट्रुथ पे अक्यूज करोगे तो हम हमारा सच तो ज़रूर ले आएंगे। तो देखिए सबकी बोलती बंद है। हमारे एक ट्रेलर ने लोगों या टीज़र ने हमें जब वो बनाया था टीज़र या ट्रेलर तो लोगों ने कहा अरे इस पे तो लोग आपके ऊपर बहुत हल्ला करेंगे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उन्हें भी रियलाइज़ हो गया है कि इनसे पंगा ना ही लो, क्योंकि ये सच बोलेंगे और हमें एक्सपोज कर देंगे। तो इस बार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिल्म अपने आप रिलीज़ होगी और कोई नहीं बोलेगा कि ये प्रोपोगेंडा है। दबी आवाज़ों में अपने घरों में बोल दें वो बात अलग है, लेकिन हमें कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। तो चैलेंज करता है तो आपके पास आए, जवाब है। यू मोस्ट हैव द वेलकम। रिसर्च, यू हैव द तथ्य लेके आइए, Logic, yes. लेट्स टॉक लॉजिक टू Yes. लॉजिक। बाकी सब बातें करने का या ये कहना कि मैं कोई एजेंडाधारी हूँ या मैं फला, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, होप ये फिल्म भी वैसा ही असर डाले जैसा केरला स्टोरी ने डाला, उससे भी बड़ा असर डाले और हमें डिस्टर्ब भी करे, क्योंकि कुछ फिल्में हमें डिस्टर्ब करनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है सारी फिल्में देख के खुशी खुशी बाहर नहीं आना चाहिए, कुछ फिल्में दैट इज आपको व्हाट इज हिलानी भी चाहिए। एंटरटेनमेंट इज ऑल अबाउट। तो आई होप ऐसा हो एंड आपका जो पर्पस है, जो पिछले बार आप लोगों ने जो एक स्क्रीन पे क्रिएट किया इम्पैक्ट, वैसा ही कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो और कुछ बदलाव भी आए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू दादा, थैंक यू। सो मच।